हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर के क्वेश्चन आंसर। एक्सरसाइज सॉल्यूशन के फर्स्ट क्वेश्चन जो है, गिव टू एग्जांपल ईच ऑफ सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप पुश करते हो या पुल करते हो तो उसकी जो पोजीशन होती है, उसका जो मोशन होता है वो चेंज होता है। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल दे के आपको ये सिचुएशन को बताना है। तो आंसर है, अ हैवी बॉक्स एट रेस्ट इज पुश टू मूव इट फ्रॉम वन रूम टू अनदर। कोई बॉक्स है, बहुत हैवी है, तो आप उसको धक्का देते हुए किसी एक रूम से दूसरे रूम तक ले जाते हो। ठीक है, तो उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। अभी तक वो इस कमरे में था, आपने उसको पुश किया, जो है धक्का दिया, तो वो दूसरे कमरे में पहुंच गया। ठीक है, तो उसका जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हो रहा है। फिर देखिए एक एग्जांपल और, अ प्लेयर पुशेज अ फुटबॉल यूजिंग हिज फुट, दिस चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉल। तो देखो, एक कोई प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर है, तो जब फुटबॉल उसके पास आती है तो फुट से जब उसे धक्का देता है, ठीक, तो फिर उसका जो पोजीशन है वो चेंज होती है, फुटबॉल यहाँ से और दूर तक जाती है। ठीक है, ये उसके एग्जाम्पल थे। Next question is, give two example of situation in which applied force causes a change in the shape of an object। तो आपको दो ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जिसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाओ तो उसकी जो शेप है ना वो चेंज हो जाए। जैसे कि आप कोई लेदर का बॉल लेते हो, उसके ऊपर आप फोर्स लगाते हो, ठीक है, तो उसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, वो थोड़ा पिचक सा जाता है। और आप लेबल लेते हो, लेवर को कट करते हो, फिर जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो ना, उसको स्क्विज करते हो लेवर को, तो देखो उसका जो शेप है वो भी चेंज हो जाता है, उसमें से जो रस है वो निकल जाता है और फिर लेवर जो है छोटा सा हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं, आंसर देखते हैं। डिफॉर्मेशन ऑफ क्ले बाई प्रेसिंग इट बिटवीन दी हैंड। तो क्ले जो होता है ना, उसको आप अपने हैंड से प्रेस करोगे तो उसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्क्वीजिंग ऑफ प्लास्टिक बॉटल चेंजेस द शेप ऑफ बॉटल। आप प्लास्टिक बॉटल को प्रेस करते हो तो उसका शेप जो है चेंज हो जाता है। एंड दैट थर्ड क्वेश्चन हमारा साइड फिल द ब्लैंक्स है। फर्स्ट वन इज, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश एट दी रोप। तो जब हमें कुएं से जो है पानी निकालना होता है, ठीक है, तो हम बाल्टी को अंदर डालते हैं, देन उसको ऊपर खींचते हैं। ठीक है, देन हमारा पुल होगा। बाल्टी नीचे गई, फिर हमको उसको ऊपर खींचना है ना, तो हम लोग जो रोप होते हैं उसको ऊपर खींचते हैं, देन वो हमारा पुल होगा। ठीक है, पुल मतलब खींचना। एंड सेकेंड वर्ड इज, अ चार्ज बॉडी डैश एंड अनचार्ज बॉडी टूवर्ड इट। कोई भी बॉडी अगर चार्ज है तो वो अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अट्रैक्ट होगा, वैसे आंसर भी देख लेते हैं। यहाँ पर अट्रैक्ट होगा। एंड देन नेक्स्ट इज, टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू। जब हमें कोई लोडेड ट्रॉली है, ठीक है, हमें उसको मूव करना होता है, देन हम सब उसमें क्या करते हैं, उसको हम सब पुश करेंगे या फिर पुल करेंगे। कोई ट्रॉली अगर हैवी है तो उसको हमें कहीं पर लेकर जाना है, अगर फिर ठीक है तो हम उसको या फिर धक्का देंगे या फिर उसको अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज, a north pole of a magnet dash the north pole of other magnet is। कोई मैग्नेट नॉर्थ पोल का है और दूसरा मैग्नेट भी नॉर्थ पोल का है, तो दोनों जो मैग्नेट है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बिकॉज जो अपोजिट पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर नॉर्थ पोल का है तो उसका जो अट्रैक्शन होगा वो साउथ पोल के मैग्नेट से होगा। ठीक है, नॉर्थ पोल दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसमें जो आंसर होगा वो रिपेल होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, एंड आर्चर स्ट्रेचेज हर बो। आर्चर मतलब क्या होता है, जैसे कि जो धनुषधर होते हैं, जो धनुष वगैरह चलाते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रेचेज हर बो। तो जो बो मतलब होता है धनुष। वाइल टेकिंग एम एट द टारगेट शी देन रिलीज द एरो विच बिगिन टू मूव टूवर्ड द टारगेट। Based on this information, fill of the gaps in the following statement using the following terms। ठीक है, तो जो आर्चर होते हैं, ठीक है, वहाँ पर इसमें एक लड़की है जो आर्चर है, मतलब ठीक है, वो धनुष चलाती है जनरली। धनुष मतलब जैसे कि जो अर्जुन के पास था वो धनुष कहते हैं उसको हम सब। तो उसमें जो वो मतलब तीर होता है, ठीक है, जो उसकी तीर है उसको जब छोड़ती है, सॉरी वो मतलब धनुष होता है, एरो मतलब तीर होता है, जब वो एरो को रिलीज करती है, ठीक है, अपनी टारगेट की तरफ, टूवर्ड द टारगेट,
देन इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको भरनी है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज टू स्ट्रेचेस द बो द आर्चर अप्लाइड अ फोर्स दैट काजेज अ चेंज इन इट्स। तो जो जो हमारी आंचल है जब वो बो को स्ट्रेच करती है तो वो कुछ फोर्स अप्लाई करती है जिसके कारण कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो वो हमारे जो चेंजेस है वो है शेप भी चेंजेस होती है बिकॉज जो उसका जो धागा होता है, ठीक है, वो स्ट्रेट होता है। जब उसको हम लोग अपनी तरह खींचते हैं उसके जो थ्रेड है तो उसका जो शेप जो स्ट्रेट होता है वो थोड़ा सा कव हो जाता है। फिर हम लोग तीर को रिलीज करते हैं, दैट फिर वो अपनी पोजीशन को रिगेन कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके शेप में चेंज हो रहा है। एंड नेक्स्ट है द फोर्स अप्लाइड बाय द ऑर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जांपल ऑफ। तो जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो देखो आर्चर के द्वारा, तो जनरली हम सब उसको अपने हैंड से पकड़े होंगे, ठीक है। तो उसमें हम सब मस्कुलर फोर्स अप्लाई करेंगे। अब जो हमारा थ्रेड है और फिर जो उसमें एरो है, जो हम सब उसको स्ट्रेच करेंगे तो जो हमारे आर्म्स होंगे, ठीक है, तो वो उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और हल्का सा पेन भी होता है। कभी आप लोगों ने फायरिंग नहीं की है तो मैंने की है फायरिंग। फायरिंग के बाद ना बॉडी में इतना भयंकर सा दर्द होता है बिकॉज जब शूटिंग होती है ना फायरिंग के टाइम पे, तब जो बुलेट जब निकलती है उसमें से तब बॉडी के ऊपर भी तो इफेक्ट पड़ता है बिकॉज जब गन निकलती है तो वो न्यूटन्स का थर्ड लॉ अप्लाई होता है वहाँ पर ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा रिएक्शंस वाला, ठीक है। तो वहाँ पर हमारा मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसमें उसमें भी जो हम लोग फायरिंग करती है उसमें भी मस्कुलर फोर्स ही अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है while the arrow move toward its target the force acting on it are due to dash and that due to dash of fear। जब हमारी एरो होती है जब टारगेट की तरफ मूव करती है तो वहाँ पर एक फोर्स अप्लाई होता है जिसको हम सब कह सकते हैं ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the following situation identify the agent exerting the force and the object on which it acts, state the effect of the force in each cases। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस गिवन है इसके पार्ट्स में तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा इसमें एजेंट है, ऑब्जेक्ट क्या है और वो उसके ऊपर फोर्स लगने पर वो कैसे रिएक्ट करता है। तो फर्स्ट वन इज स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर टू एक्सट्रैक्ट इट जूस। तो यहाँ पर देखो हम सब एक लेमन को स्क्वीज कर रहे हैं जिससे हम सब उसका जो उसमें से रस निकले उसका हम सब जूस बना सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो हमारा जो एजेंट होगा वो हमारा लेमन होगा। एजेंट जो है वो हमारा फिंगर होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो लेमन होगा। और इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या हो रहा है बिकॉज लेमन को जब हम लोग प्रेस करते हैं तो उसका जो शेप होता है वो चेंज होता है, ठीक है। तो शेप ऑफ लेमन गेट्स चेंजेस। सेकंड वन में फिंगर्स होगा टूथपेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो टूथपेस्ट को जब सब प्रेस करते हैं तो उसमें से पेस्ट आगे निकलता है ना, तो उसके शेप में भी चेंज होता है, थोड़ा पिचक से जाता है। सेम उसके है यही। एंड सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। अ ब्लैक स्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन व्हाइल मेकिंग अ टूल, हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन। तो जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, ठीक है, वो अपने हथौड़ों को जो है गर्म आयरन मतलब जो गर्म लोहा होता है लोहे को गर्म करके उस पर मारते हैं तो उससे टूल्स बनाते हैं, ठीक है। बिकॉज तो उसमें देखो हमारा जो शेप होता है वो चेंज होता है। जो आयरन होता है ना तो वो काफ़ी सारे बेढंग शेप में मिलते हैं, लेकिन देखो घर बनाने के लिए रेलिंग वगैरह बनाने के लिए जो हमारा आयरन का जो शेप होता है वो काफ़ी डिज़ाइन टाइप में होता है, ठीक है। तो उससे आप सब शेप को चेंज करते हैं। एंड फिर देन उसका आंसर देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन का, वो है द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग causes this change in the shape of iron and iron can be molded in the shape of required tools, ठीक है। यही होगा उसका जो मैंने बताया आपको। सेवेंथ क्वेश्चन इज an inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth. It was found that the balloon sticks to the wall. What force might be responsible फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बैलून एंड द वॉल। तो यहाँ पर जो हमारा नॉर्मली सा फोर्स लगता है वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता है। काफ़ी सिंपल था। एट्थ क्वेश्चन है नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड। डिस्कस वाई द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इज स्टेट ऑफ मोशन। तो देखो आपको एक फोर्स है कि कौन सा फोर्स जो है वो वर्क करता है जब हम सब प्लास्टिक बकेट को वाटर ग्राउंड लेवल में डाल के, ठीक है, पानी निकालते हैं हाथ के द्वारा।
तो सर होगा वो हमारे 8th क्वेश्चन का, वो है फोर्स एक्टिंग ऑन बकेट आर्म। जो हमारी फोर्स के ऊपर जो बकेट मतलब जो हमारे बकेट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो हमारा मस्कुलर फोर्स होगा, जो हमारे आर्म के द्वारा लग रहा है, हमारे भुजाओं के द्वारा लग रहा है। नेक्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, और नीचे जो लग रहा है वो डाउनवर्ड, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमारी अर्थ लगाती है, so do not bring any changes in state of motion because both of them are acting in equally and opposite direction and thus they cancel each other। ठीक है, तो दोनों फोर्स जो होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है a rocket has been fired upwards to launch a satellite in its orbit। Name the two forces acting on the rocket immediately after leaving the launching pad। तो यहाँ पर देखो, जब हमारा रॉकेट जो है ना लॉन्च किया जाता है, तो ना जैसे वो ऊपर जाता है तो नीचे भी एक फोर्स लगाता है। ये भी हमारा एग्जांपल किसका होगा, न्यूटन्स के थर्ड लॉ का, जो आप क्लास 9 में पढ़ोगे। जो बच्चे 9th क्लास के हैं उनको पता होगा, एक्शंस और अपोजिट रिएक्शंस वाला जो हमारा लॉ है वही सेम जो लॉ होता है वो हमारे उसमें गन में भी लगता है और आर्चर में भी लगता है। ठीक है, तो देन इसका आंसर देखते हैं अब सब। जो फोर्स वो एक्ट करती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी अर्थ लगाती है डाउनवर्ड नीचे की तरफ, और फ्रिक्शनल फोर्स एयर में लगता है वो ऊपर लगता है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। एंड फिर 10th क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर विथ अ नोजल केप्ट इन वाटर, एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू escape in the form of bubbles। Once we release the pressure of the bulb, water gets filled in the dropper। The release of water in the dropper is due to। तो सिंपल सा है, इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ये क्वेश्चन्स आप सब आई थिंक मैंने 7th क्लास में भी पढ़ाया था, चैप्टर रहा होगा उसमें फोर्स एंड प्रेशर था शायद, हाँ मैंने पढ़ाया था। तो सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।